हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हिंदी गद्य साहित्य BHDC 134 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हिंदी गद्य की जो पृष्ठभूमि है, इसकी जो विकास की जो प्रक्रिया रही है, इसके इतिहास को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आपको मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। देखिए, यह जो टॉपिक है हिंदी गद्य की जो पृष्ठभूमि, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम में आपको बेहतर नंबर दिलवा सकता है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और पढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। देखिए, आज की जो आधुनिक काल है और इसके आरंभ से पहले अर्थात 19वीं शताब्दी से पूर्व जो अन्य भारतीय भाषाओं की तरह जो है हिंदी भाषा में भी गद्य की जो रचना है वह बहुत अधिक नहीं हुआ करती थी। आज जो है खड़ी बोली साहित्य हिंदी साहित्य की भाषा है, किंतु अगर पूर्व काल की बात करें यानी कि 16वीं 17वीं सदी की बात करें तो उसका साहित्य में बहुत अधिक प्रयोग नहीं हुआ करता था। मतलब ना के बराबर नागण्य प्रयोग हो रहा था, क्योंकि उस समय जो है ब्रजभाषा साहित्य की भाषा हुआ करती थी। लंबे समय तक साहित्य रचनाएं ब्रजभाषा में ही हुई। भाव विचार की जो अभिव्यक्ति के लिए जो काव्य रचना हुआ करती थी, कुछ रचनाएं जो हुआ करती थी, लेकिन आपस में जो विचार विनिमय के लिए एक अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था। बोलचाल की यह भाषा गद्यात्मक थी। वहीं हम बात करें अगर ब्रजभाषा के बोलचाल के इस रूप का जो प्रयोग हम देखें तो गद्यात्मक रचना में होता था। आरंभिक हिंदी गद्य की जो दृष्टि से ऐसी रचनाओं का महत्व जो है स्थान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। वहीं अगर हम देखें कि कुछ प्रारंभिक गद्य रचनाओं को, तो देखिए ब्रजभाषा की जो गद्य होती थी, ब्रजभाषा साहित्यिक भाषा थी और भाव विचार को व्यक्त करने के लिए पद के रूप में इसका प्रयोग होता था। लेकिन इस भाषा के जो बोलचाल के रूप का जो प्रयोग है वे साहित्य में भी होता था। आप यह कह सकते हैं कि विद्वानों की भाषा आम आदमियों से थोड़ी अलग होती है, वे आपस में एक अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रायः साहित्य में भी ऐसी भाषा का वे प्रयोग करते रहे। इसके ठीक विपरीत जनभाषा की जो भाषा है वह बोलचाल की भाषा होती है। इसलिए जब कोई विद्वान या उपदेशक अपने मत का प्रचार करना चाहता है तो उसे जनसाधारण की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, उसमें समझाना पड़ता है। इस प्रकार गद्य के प्रणयन का एक कारण यह भी है कि इसके प्रयोग से लेखक अपना संदेश जो है जनता तक सुगमता से पहुंचाना चाहते थे। वहीं आरंभिक ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग इसी उद्देश्य से हुआ। काव्य ग्रंथों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए टीकाएं लिखी गईं। इसी प्रकार हम देखें तो 1660 के आसपास भक्त नाभदास की रचना अष्टयाम में ब्रजभाषा गद्य का जो रूप हमें देखने को मिलता है उसकी भाषा भी सामान्य बोलचाल की ही है, हालांकि कुछ अधिक परिमार्जित है। ध्यान देने की बात यह है कि उस समय ब्रजभाषा में गद्य की रचनाएं छिटपुट रूप में हुआ करती थी, ठीक है। इसकी कोई विकसित परंपरा नहीं थी। इसका मुख्य कारण है कि ब्रजभाषा में गद्य की क्षमता का विकास न हो पाना। हुआ यह कि ब्रजभाषा सीमित रह गई, ब्रज क्षेत्र तक ही सीमित रह गई। विचारों के आदान प्रदान के लिए यह संपर्क भाषा का रूप नहीं ले सका, ठीक है। इनकी जो सीमा थी वह सीमित रह गई। ब्रज क्षेत्र से बाहर संपर्क भाषा के रूप में इसका विकास नहीं हो पाया, इसलिए इसमें गद्य की क्षमता का भी विकास नहीं हो पाया। यही कारण है कि ब्रजभाषा काव्य के लिए ही बनी रही और खड़ी बोली ने गद्य का स्थान ले लिया, जो पहले से संपर्क भाषा के रूप में अन्य क्षेत्रों में भी फैली और विस्तारित और प्रयोग हो रही थी। वहीं खड़ी बोली गद्य को देखें तो हमने देखा कि किन कारणों से ब्रजभाषा में गद्य की परंपरा आगे नहीं बढ़ पाई। अब हम खड़ी बोली को समझेंगे। तो खड़ी बोली का विकास विभिन्न कारणों से हुआ। खड़ी बोली जनसाधारण के बोलचाल की भाषा थी। एक तो खड़ी बोली जनसाधारण की बोलचाल की भाषा थी, धीरे धीरे साहित्य में इसका प्रयोग होने लगा और गद्य की रचनाएं भी इसमें होने लगी। इसी प्रकार हम देखें तो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसा कि हम जान सकते हैं कि मुगल बाहर से आए हुए थे, उनकी जो मातृभाषा थी वह तुर्की थी, लेकिन राजकाज की भाषा के लिए उन्होंने फारसी का प्रयोग किया। जब खड़ी बोली का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में आरंभ हुआ तो फारसी मिश्रित खड़ी बोली बोलचाल की एक नई शैली का जन्म हुआ, ठीक है। कुछ पढ़े लिखे लोग जो थे वो बोलचाल के इस मिश्रित रूप को फारसी लिपि में लिखने लगे। इस नई शैली को हिंदवी, हिंदी, रेख्ता, आगे चलकर जिसे हम उर्दू के नाम से जानते हैं के रूप में विकास हो गया।
शायरों ने इसमें शायरी करनी आरंभ की। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी। इसी प्रकार इस तरह से हमें खड़ी बोली में हिंदी गद्य के विकास को हम देख सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे बात करें तो मुगल साम्राज्य ने खड़ी बोली के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ खड़ी बोली का भी विस्तार होता गया। खड़ी बोली मुगलों के समय से संपर्क भाषा हो गई थी। जब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई तो विशाल साम्राज्य को संगठित करने की शक्ति बाद के किसी शासक में नहीं रही। तो ये सब कुछ कारण थे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी यही सब कह सकते हैं कि इन सब कारणों से जो कह सकते हैं कि खड़ी बोली के रूप में साहित्य में खड़ी बोली ने स्थान पाया और इस तरह खड़ी बोली का साहित्य के रूप में हम विकास देखते हैं। चूँकि खड़ी बोली अब तक संपर्क भाषा बन चुकी थी, इसलिए इन जो व्यापारी वर्ग भी थे वे खड़ी बोली व्यापारी वर्ग थे, उन्होंने भी इसका प्रयोग किया और इससे भी खड़ी बोली का विस्तार अधिक हो पाया। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं खड़ी बोली में गद्य की क्षमता का विकास होने लगा। वहीं आगे हम देखें तो साहित्य में स्थान बनाने के लिए किसी भी भाषा को समय की अपेक्षा होती है। खड़ी बोली के साथ भी ऐसा ही हुआ। खड़ी बोली गद्य का विकास धीरे धीरे हो रहा था। सन अगर 1741 में जो पटियाला दरबार के राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित भाषा योग वशिष्ठ से हम इस विकास की श्रृंखला को जोड़कर देख सकते हैं। इन सभी उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि आज की परिमार्जित गद्य की रचना में काफ़ी निकट है रचना के काफ़ी निकट है। खड़ी बोली कम समय में ही साहित्य में स्थान पा गई और तेज़ी से इसमें गद्य का विकास हुआ। तो यह था आपका हिंदी गद्य के खड़ी बोली में के रूप में इसका विकास होना। तो इस प्रकार से आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़े हैं और समझे हैं। ठीक है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें। वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आसानी से आराम से आपको याद हो जाएगा। बहुत ही सरल है। इस तरह हमने हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि को और इसके विकास को पढ़ा और आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आप इसे समझे होंगे। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो 1 से 2 बार देखिए, क्योंकि इससे प्रश्न आपको एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, इसलिए इसे अवश्य याद कर लें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।